वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के एडजेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने आज के इस क्लास में रूल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक पढ़ रखा है। रूल नंबर 4 में हम लोगों ने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ा था। लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के संदर्भ में किया जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे वहां पर अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का प्रयोग होता था, उसी संदर्भ में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। ये हमेशा काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अगर फ्यू की बात की जाएगी तो फ्यू का मतलब होता है काउंटेबल नाउन होगा नगण्य, एकदम न के बराबर। ऐसे मान के चलिए कि चीजें बिल्कुल नहीं है। ठीक, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जहां पर निगेटिव सेंस आएगा वहां पर फ्यू का प्रयोग करेंगे। अफ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी चीजें, मतलब है, यहाँ पर सच में है, थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ा सा, ये थोड़ी सी चीज है, लेकिन क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंस में, मतलब यहाँ पर है वास्तव में। इसके बाद अगर द फ्यू की बात किया जाएगा, द फ्यू का मतलब ये होता है कि जितना भी है, मतलब पहले तो है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा है, ठीक, लेकिन जितना है उन सब की बात करेगा। तो आपको सेंस समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल के साथ देखते हैं तो और अच्छा क्लियर होगा। देखिए, यूज ऑफ फ्यू, अगर फ्यू की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा मीन्स हार्डली एनी, मतलब नगण्य या न के बराबर। अब फ्यू का मतलब होता है बहुत कम है। जैसे देखिए, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, मतलब न कुछ व्यक्ति ऐसे हैं ना जो खुश हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्यू लगा है, इसका मतलब नगण्य, मतलब शायद ही कोई होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से खुश है। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, मतलब कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ऐसे जो एकदम रोग मुक्त हैं। अब यहाँ पे फ्यू लगा, इसका मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोग मुक्त होगा। इसी प्रकार ये दो एग्जांपल्स और आप पढ़ सकते हैं। अब अफ्यू की बात करेंगे ना, अफ्यू का मतलब है, यहाँ पर देखिए नगण्य सेंस था, मतलब लगभग कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। देखिए, अ फ्यू पर्सन कैन राइट इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे सच में है जो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को एकदम करेक्ट लिख सकते हैं। देखिए, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मतलब यहाँ पे अ फ्यू सच में क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सी होगा लेकिन पूछा गया होगा, है ना। ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, उसकी मृत्यु कुछ महीने पहले हुई थी। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे द फ्यू, यूज ऑफ द फ्यू, द फ्यू का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी चीजें होंगी लेकिन जितनी होगी ना सबकी बात की जाएगी। देखिए, द फ्यू अटेंसिल्स शी हैड, मतलब उसके पास थोड़े से बर्तन थे, मतलब जितने भी थे, वर टेकन बाय द थिप, उसे क्या उन सब बर्तनों को चोर लेकर चला गया। मतलब पहले तो उसके पास ज्यादा बर्तन थे नहीं, बर्तन कितने थे, थोड़े से थे, और जितने थे उन सबको चोर लेकर चला गया। आगे है द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड, उसके पास थोड़े से जो कपड़े थे, ऑल बर्न्ड इन फायर, सब आग में जल गए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको स्पष्ट हो चुकी है। देखिए, लिटिल और अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और साथ में लिखा जाएगा द लिटिल, है ना, द लिटिल। इन तीनों का प्रयोग जैसे होता है सेम टू सेम ऐसे ही प्रयोग होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। बस दोनों में इनमें फर्क इतना होता है कि जो लिटिल होता है ये हमेशा अनकाउंटेबल सेंस में प्रयोग होगा और जो फ्यू होगा ये काउंटेबल सेंस में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक को समझ लेते हैं तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 4 और 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर। देखिए, रूल नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया है, रूल नंबर 6 जहाँ पर दे रखा है फ्यूअर, लेस एंड लेसर। इसका अब देखते हैं कैसे यूज किया जाएगा। देखिए, फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स में कम संख्या हेतु किया जाता है, मतलब कभी भी काउंटेबल नाउन है, कोई चीज कम संख्या में, तो वहां पे आप फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ी मात्रा हेतु किया जाता है। देखिए, जब काउंटेबल नाउन होता है, काउंट कर सकते तो वहां पे संख्या को प्रेजेंट किया जाता है। अब जब अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंट नहीं कर सकते तो वहां पे मात्रा को प्रस्तुत किया जाता है ना। देखिए,
अब यहाँ पे लिखा है कि प्राइस एवं नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब प्राइस और नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं होगा। लेसर का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, मतलब लेसर तो एकदम अलग हो गया, ये महत्व बता रहा है ना, तो इसको यहाँ से अभी हम लोग बाहर कर लेते हैं। लेसर का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण। इसके बाद असली गेम यहाँ पर है फ्यूअर और लेस का। देखिए फ्यूअर की बात करेंगे तो ये काउंटेबल के लिए आएगा, और लेस की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल के लिए आएगा। देखिए फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यहाँ पे देखिए पर्सन को काउंट किया जा सकता है, ये पर्सन क्या है, काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूअर का प्रयोग किया गया है। अगर अनकाउंटेबल होता तो फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे लेस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, देखिए यहाँ पर लेस टाइम लिखा है क्योंकि समय को काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए लेस टाइम लिखा गया। दोनों का अर्थ एक ही होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर भी कम होगा, लेकिन यहाँ पे ये काउंटेबल है पर्सन, इसलिए फ्यूअर का प्रयोग किया गया। लेस जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए किसका, सॉरी टाइम जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए लेस का प्रयोग किया गया। ठीक, चलिए आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 में क्या दिया गया, देखिए लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट, इसके बारे में समझे। देखिए लेटर एवं लेटेस्ट का प्रयोग सामान्य रूप में समय के संदर्भ में किया जाता है, मतलब लेटर हो गया और लेटेस्ट हो गया, तो इसका प्रयोग हमेशा समय के लिए किया जाता है। जबकि जो लेटर है और लास्ट है का प्रयोग स्थिति या क्रम के बारे में बताने के लिए किया जाता है। ठीक, तो आपको इसे याद रखना है कि स्टार्ट के ये जो दो हैं इनका प्रयोग हमेशा टाइम बताने के लिए किया जाता है, और जो ये लास्ट के दो हैं इनका प्रयोग पोजीशन या क्रम बताने के लिए किया जाता है। देखिए जब दो के लिए स्थिति क्रम का संदर्भ, स्थिति या क्रम के संदर्भ में प्रयोग किया जाना है तो लेटर का, एवं दो से अधिक के संदर्भ में लास्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगर दो लोग हैं तो आप लेटर लगाएंगे और दो से अधिक लोग हैं तो लास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट का अर्थ होता है लास्ट अप टू द नाउ ओनली, मतलब लेटेस्ट आप ऐसे समझ लीजिए ना, जो सबसे, जैसे कोई सीरीज आ रही है, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 ऐसे सीरीज आ रही, तो जो सबसे लास्ट वाला होगा आप ये समझ लीजिए जो सबसे नया मिलेगा उसी को आप लेटेस्ट कहेंगे, है ना। और जबकि लास्ट का मतलब पता ही होता है कि अंतिम होता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब देखना है आई विल कम लेटर, है ना, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, ही कम लेटर देन आई, मतलब वो मेरे बाद आया था। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स को आप पढ़ के अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या दे रखा है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इन सब के बारे में देखना। देखिए जो एल्डर और एल्डेस्ट होता है ये एक ही परिवार के लोगों के बारे में बताता है, मतलब आप ऐसे मान के चलिए ना कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात होती है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट की जो बात होती है इसमें ब्लड रिलेशन नहीं देखा जाता है, चीजें अलग अलग होती है ना। मतलब यहाँ पे सेम पेरेंट्स होंगे, सेम फैमिली से होंगे, यहाँ पे अलग अलग होंगे। यहाँ पर लिखा है एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों हेतु किया जाता है। ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। एल्डर के साथ प्रिपरेशन टू का प्रयोग, मतलब प्रीपोजिशन अगर आएगा तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और साथ ही जब ओल्डर रहेगा तो ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं एल्डर आएगा तो एल्डर के साथ टू का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए राम इज माई एल्डर ब्रदर, देखिए राम मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ पे देखिए एल्डर लगा है मतलब आप सगा भाई मान सकते हैं। राम इज ओल्डर देन श्याम, यहाँ पे लिखा है राम इज ओल्डर देन श्याम, मतलब राम जो है श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों सगे भाई नहीं होंगे। ठीक, अगर एक परिवार के होते तो यहाँ पे क्या लगा होता है, एल्डर लगा होता है। देखिए माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यहाँ पे देखिए फैमिली की बात है इसीलिए यहाँ पे एल्डेस्ट लगाया गया, अगर ओल्डेस्ट लगता तो फैमिली की बात नहीं होती। अब आएंगे रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दिया फर्दर, फार्दर और फार्थेस्ट, है ना, इसकी बात करें। देखिए यहाँ पे फार्दर, फर्दर और फार्थेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है फार्दर का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से अधिक दूरी के लिए, मतलब देखिए फार मतलब दूर होता है, फर्दर मतलब उससे दूर, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर। देखिए यह फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है तथा फार्थेस्ट जो है फार की सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो ये फर्दर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल, मतलब के अतिरिक्त। तो यहाँ पे आपको अर्थ पता चल चुका है तो आप आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए मुंबई इज फार्दर देन अलवर, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम राजस्थान। देखिए मुंबई इज फार्दर मतलब मुंबई दूर है, फ्रॉम अलवर, अलवर से, देन फ्रॉम जयपुर। देखिए इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको मुंबई जाना है। ठीक, मतलब मान लीजिए मुंबई की आप दूरी नाप रहे हैं, है ना, दो जगह से, एक कहाँ से नाप रहे हैं, अलवर से, और एक कहाँ से नाप रहे हैं, जयपुर से। तो इस सेंटेंस में ये बोला है कि मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर, अलवर से ज्यादा दूर है देन फ्रॉम राजस्थान, जयपुर, जयपुर की तुलना में। ठीक, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स और दिए, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में दिया है सम या एनी। सम का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। अगर सम की बात करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य रहेगा तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग रिक्वेस्ट या कमांड्स के रूप में किया जाता है। सम के साथ रिक्वेस्ट के अर्थ
रिक्वेस्ट का अर्थ सामान्य रूप से मान ले जाने वाली रिक्वेस्ट के लिए होता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, देखिए आई सेल बाय सम बुक्स, यहाँ पे देखिए काउंटेबल है बुक तो इसलिए सम का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे लिखा है दे हैव परचेस्ड सम फ्रूट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रूट अनकाउंटेबल था फिर भी इसका प्रयोग किया गया, तो आप इन सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हैं। तो और आगे यहाँ पे एनी का दिया गया, देखिए एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। आप ऐसे मान के चलिएगा ना, जब कभी भी सम आएगा तो सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक, और एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंस में किया जाता है। तो इन चीज को याद रखिएगा, बाकी चीजें आराम से डन हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 10 तक रहा। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 11 से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए।